हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊँगी। मैं अपनी जो नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी है या नॉर्मल डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी डालूंगी, सेकंड पार्ट में मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की स्टोरी डालूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ये वीडियो करने का मेरे पास एक पर्पस था, रीज़न था कि जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए ये काफ़ी मोटिवेशनल होगा और काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल भी होगा। और एक होता है ना कि जब हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी के डर से कि कितना पेन होगा कितना नहीं होगा, उसके चलते वो लोग क्या करते हैं कि सिजेरियन करा लेते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा वो मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि जितनी भी न्यू मॉम्स जो होने वाली है उनको एक मोरल सपोर्ट या मोटिवेशन मिले नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेरी पहली प्रेगनेंसी का वो स्टोरी जो अभी तक मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही, अगर मैं खुद में बोलूँ तो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल है मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए। तो आई होप कि मेरे जैसी जितनी भी न्यू मॉम्स बनने वाली है उनके लिए मेरी ये स्टोरी एक मोटिवेशन का काम करे। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसकी जो शुरुआत थी बहुत ही स्मूथ थी, और मेरी पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी स्मूथ गई थी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से गई थी। प्रॉब्लम्स मेरे लिए तब खड़ी हो गई जब मेरे डिलीवरी का टाइम आया। बाकी 9 मंथ मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही स्मूथ चली। 9th मंथ के आखिरी में मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे, और उस टाइम पे जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम की कोरोना की फ़र्स्ट वेव आई हुई थी। कोरोना की वो जो शुरुआती वेव होती है जो जिसमें अभी लोगों को मतलब अभी पता चल रहा था कि ये कोरोना ऐसी कोई बीमारी आई हुई है। तो डॉक्टर ने मुझे कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए बोला, और भी 2-4 टेस्ट थे वो भी करवाने के लिए बोले। तो मैंने वो टेस्ट करवा लिए, पर प्रॉब्लम्स मेरे लिए यहाँ से खड़ी हो गई कि मैं पूरी ठीक, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, ना फीवर था, ना कोल्ड था, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो कोरोना का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। उस टाइम में ना लोगों को क्वारंटीन करके लेके जाया जा रहा था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो मुझे बाहर यहाँ पे मेरे घर के बाहर एम्बुलेंस आके खड़ी हो गई, और उन्होंने मुझे 5-10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। मेरी प्रेगनेंसी से 1-1.5 हफ्ते पहले वो लोग आए, और इनफैक्ट मैंने अपना ना बैग पैक किया, ना मैंने कपड़े, जिस कपड़ों में मैं थी उसी कपड़ों में मैं अपना, मुझे वो पेपर्स तक लेने का टाइम नहीं मिला जो इन पेपर्स पे मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह लिखी हुई थी। मुझे बस उठाया, उन्होंने आके बोला कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो मेरे को अब जाना तो था, क्योंकि मेरे पूरे एरिया में मैं फ़र्स्ट पॉजिटिव केस थी। तो मुझे यहाँ से उठा के एम्बुलेंस में लेके गए। वो मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता था हॉस्पिटल का, और उसमें उन्होंने मुझे, मतलब मैं उस एम्बुलेंस में मैंने 3-4 बार उल्टियाँ की हैं। जबकि ऐसा देखा जाए तो इतनी उल्टियाँ नहीं होती है, लेकिन उनकी गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही थी एम्बुलेंस की, ऐसा लग रहा था कि पेशेंट को नहीं किसी आतंकवादी को लेके जा रहे हैं, इतनी स्पीड में वो लेके जा रहे थे। मैं उनको बार बार गेट के पास ऐसे हाथ, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे किसी को पैक करके नहीं लेके जाया जाता है। चारों तरफ से शीशे लगे हुए थे, और उस शीशे पे मैं मारे जा रही हूँ, पर उन्होंने, मतलब उनको कुछ भी नहीं सुनाई दिया। वो बस स्पीडली गाड़ी चलाए जा रहे। पीछे पेशेंट को उन्होंने देखा ही नहीं कि वो पेशेंट किस हालत में है या नहीं है।
दूसरी प्रॉब्लम्स मेरे लिए और हो गई जब कि उन्होंने मुझे तो क्वारंटीन किया, मुझे तो हॉस्पिटल में ले जाके पटक दिया, लेकिन साथ के साथ जो मेरी पूरी फैमिली थी उनको भी ले जाके कहीं क्वारंटीन कर दिया। मेरा घर पूरा खाली पड़ा हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी फैमिली को कहीं और ही शिफ्ट कर दिया है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी फैमिली को वो लोग कहाँ लेके चले गए हैं। लेडीज़ ये सोचती है कि जब उसकी पहली प्रेगनेंसी हो तो उसकी फैमिली उसके साथ हो, उसका हस्बैंड उसके साथ हो, उसको मॉरल सपोर्ट उसे मिले। पर मेरे लिए डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी उसने मेरा सब बर्बाद कर दिया था। एक टाइम पे चल रहा था कि घर में ही क्वारंटीन करना है, पर मेरी फैमिली मेम्बर को घर से उठा के कहीं और उठा के शिफ्ट कर दिया। हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कपड़े थे, ना मैंने डिलीवरी बैग तक नहीं पैक किया था, कुछ भी नहीं पैक किया था। 1-1.5 हफ्ते पहले ही जब मैंने कुछ करने की सोची, उससे पहले ही मुझे घर से ही उठा लिया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। कहते हैं कि आप सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन जब आपकी डिलीवरी का जो टाइम है ना, डिलीवरी के और जो प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ होते हैं ना, वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आपकी लाइफ के वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। मेरे डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ख़राब रहा है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे मेरे पास कपड़े, मतलब मैंने कोई भी अपनी ज़रूरत का सामान कुछ भी लिया ही नहीं था, क्योंकि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं घर से कोई सामान पैक करके उसके बाद वहाँ पे जाऊँ, हॉस्पिटल लेके जाऊँ। और यहाँ से मेरे घर में भी कोई फैमिली मेम्बर मेरे घर में था ही नहीं कि मुझे कोई अपना सामान मेरा पैक करके हॉस्पिटल तक पहुँचा दे, क्योंकि मेरे सारे फैमिली मेम्बर को क्वारंटीन करके कहीं और जाके इस जगह शिफ्ट कर दिया गया था। मेरे घर में इस टाइम पर कोई भी नहीं था। उसके बाद से मेरी हेल्प हुई मेरे मायके से। मेरे मायके में जब मेरे मायके वाले को पता चला तो मेरे मायके वालों ने, मतलब मेरे पापा, मेरे भैया जो थे, उन्होंने मुझे जितने भी सामान की जो नीड होती, ज़रूरत होती है, वो सब हॉस्पिटल में ले आके मुझे दिया। और तब उसके बाद भी मेरी 1 हफ्ते तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई। मेरी डिलीवरी डेट तक भी मुझे डिलीवरी नहीं हुई। उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ा गया, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट वो ऐसा था कि आपको 8-10 दिन के बाद ही आपका कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट हो रहा। उसके बाद अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहा तो फिर आपको रख लिया जा रहा, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो भी आपकी डिलीवरी जब हो जाएगी उसके 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद ही आपको छोड़ा जा रहा था। तो जब मैं गई थी तो उसके 1 हफ्ते के बाद जब मेरी डिलीवरी जो डेट थी उससे मेरी डिलीवरी 1 हफ्ते और आगे बढ़ गई। बट मेरे साथ उल्टा ही हो गया था। मेरी फैमिली मेम्बर भी कोई नहीं था, और क्वारंटीन के टाइम आपके जो कोई रिलेटिव है वो भी आपके पास आके नहीं रह सकता है। आपको खुद ही अकेले सब कुछ मैनेज करना है। सामानों को भी ऐसा किया जा रहा कि अब सामान जो थे वो भी बाहर छोड़ के जाया जा रहा, मतलब हॉस्पिटल का जो गेट था वहाँ पे आपके सामान को रखा जा रहा। वहाँ से उठा के सामान आप खुद लेके जाइए, और खुद लेके ही फिर वापस आपको जो सामान भिजवाना है वो वापस गेट के पास ले जाइए, और गेट के पास से ही फिर सामान वापस लेके जाइए। तो इस दौरान जितनी भी चीज़ें आई मेरे घर से, वो सब मेरे मायके, वहाँ पे मेरे मायके हॉस्पिटल से मेरा मायके पास पड़ता था मायका, तो वहाँ मेरी हॉस्पिटल की जितनी भी चीज़ें थी वो सब मेरी मम्मी ने बैग में पैक करके अर्जेंटली वहाँ से हॉस्पिटल भिजवाई। और यहाँ से फिर मेरे हस्बैंड और मेरे जितनी फैमिली मेम्बर थी उनको रोका गया था कि उनका पहले टेस्ट होगा कि कहीं वो लोग भी तो पॉजिटिव नहीं है, और फिर जब उनका टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। और छोड़ने के बाद भी उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो हॉस्पिटल जाके मुझे देख सकें या फिर मुझे हॉस्पिटल में कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। मुझे डिलीवरी 1 हफ्ते के बाद, डिलीवरी जो मेरी ड्यू डेट थी उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे पेन नहीं उठा था। मुझे पेन आखिरी दिन पे, 1 हफ्ते के जो आखिरी दिन था उस दिन मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी। ऐसा हुआ था मुझे हॉस्पिटल में ही हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी। तो मुझे मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, तो मम्मी ने बोला, क्योंकि उनको पता है ना कि आपके बड़े बुज़ुर्गों को पता रहता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। तो मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि अगर ब्लीडिंग दिख रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओ। फिर वहाँ से मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मैंने बताया, मैम मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है।
तो डॉक्टर ने तुरंत मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करके फिर वहाँ पे मैं मतलब मुझे ऐसा होता है ना कि जब आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो तो जो पेन का जो टाइमिंग होती है आपकी कुछ ज़्यादा लंबी होती है, और इसके लेवल पे जब मतलब आपकी जब और मतलब आपकी सेकंड प्रेगनेंसी हो या थर्ड हो तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। यहाँ पे मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करते करते उस टाइम भी मुझे पेन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मुझे पेन स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे। फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत देर तक देखा, फिर उनको लगा कि इसको पेन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे इस टाइम तक भी कोई आर्टिफिशियल पेन इंजेक्ट नहीं किया था। वो एक जेल टाइप का होता है जो आर्टिफिशियल पेन के लिए, पेन उठाने के लिए आपको डाला जाता है। तो मुझे उस टाइम भी पेन नहीं स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुझे जब सुबह के टाइम मुझे शिफ्ट किया गया था और शाम तक भी मुझे पेन नहीं आया था। शाम के अराउंड 4 बज रहे थे, 4-5 बज रहे थे। तो डॉक्टर ने पूछा आपको पेन आ रहा है? तो मैंने बोला कि नहीं, उस टाइम तक भी मुझे पेन नहीं आया। उसके बाद जस्ट आधे घंटे के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि पेन आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा। और लेबर रूम में बहुत सारी, ऐसा नहीं था कि मैं ही अकेली थी, और भी बहुत सारी लेडीज़ें थी। तो उन्होंने बोला कि अभी इनको पेन नहीं आ रहा है, आप अभी जाके दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। तो मुझे अभी भी पेन स्टार्ट नहीं किए हुए थे। तो डॉक्टर मुझे ये सजेस्ट करके गई थी कि आपको आर्टिफिशियल पेन तब दिया जाएगा जब आपको ज़रूरत होगी। अभी आपको नेचुरल पेन की, आप अभी कोशिश करिए कि आपको नेचुरल पेन उठ जाए। तो मैंने वही नेचुरल तरीका अपनाया, तो उससे मेरे नेचुरल पेन जो है वो ऑटोमेटिक उठ गया। वो कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, वो डॉक्टर आपको बताते हैं। तो वही चीज़ें डॉक्टर ने मुझे भी बोली करने के लिए, और जब मैंने वो किया तो मेरे कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो गए। ब्रेस्ट मसाज करने के बाद एक्चुअली मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। मैंने आधे घंटे तक ब्रेस्ट मसाज, हर 5-5 मिनट के बाद ब्रेस्ट मसाज किया था, और उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक पेन स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे ही नहीं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे थे, जिनके पेन अभी नहीं उठ रहा था, उनको पहले डॉक्टर यही सजेस्ट कर रही थी कि पहले आप यही तरीका अपनाओ। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर उनको आर्टिफिशियल जो जेल टाइप का होता है वो आपको इंजेक्ट किया जाता है। तो उनको अगर जिसका एक बार में नहीं उठता उसको दोबारा इंजेक्ट किया जाता है, और जिसका दोबारा नहीं होता उसका तीसरी बार भी इंजेक्ट किया जाता है। और अगर आपका नेचुरल जो पेन होता है वो उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि आर्टिफिशियल पेन उठाया जाए। आर्टिफिशियल पेन डॉक्टर कोशिश करते हैं कि वो एकदम जब एंड लेवल पे आ जाए तब वो आर्टिफिशियल पेन आपको देते हैं, वरना वो कोशिश करते हैं कि आपको नेचुरल पेन स्टार्ट हो जाए, उससे आपकी डिलीवरी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है। तो उस टाइम तक भी मुझे पेन नहीं आया था, लेकिन जस्ट उसके डॉक्टर के बोलने के आधे घंटे के बाद ही मुझे पेन स्टार्ट हो गया। वो पेन हल्के थे, माइनर से पेन थे, जो होते हैं जो पता नहीं चलते हैं। उस टाइम तक आपको पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि वही पेन आखिरी पेन है तो आपका। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता था कि ये पेन, वो जो पेन होते हैं ना, वो इतने हाई लेवल के होते हैं कि आपसे वो बर्दाश्त ही नहीं होंगे। लेकिन जब मेरे 4 बजे, 4:30 बजे के बाद, 5 बजे के बाद मेरा पेन जब शुरू हुआ तो वो एकदम माइनर लेवल के थे, वो बर्दाश्त करने लायक थे, वो कि आप उसको बियर कर सके। तो उस टाइम तक मेरे को हॉस्पिटल में मैंने बोला मैम मुझे पेन आ रहे हैं, थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन मुझे हल्के से आने लगे थे। जितना रात भर हो रहा था, जितना 5-5 मिनट के कॉन्ट्रैक्शन पे आ रहा था, वो पेन अब मेरा जब सुबह के 8-9 बजे, उसके बाद से वो कॉन्ट्रैक्शन मुझे हर 3-3 मिनट के बाद उसके बाद जो आपको जो ड्यूरेशन है वो कम होती चली जाती है। तो उसी तरीके से मेरी भी जो उसकी जो टाइमिंग थी वो कम होती चली गई, घटती चली गई। 5 मिनट से 4 मिनट, 4 मिनट से 3 मिनट, 3 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 1 मिनट, इस तरीके से। और जब मेरे डिलीवरी का टाइम आया तो मुझे नहीं पता था कि पेन इस लेवल तक होता है कि आपको मतलब वो एकदम बर्दाश्त के बाहर होता है। मुझे एक टाइम के बाद लग रहा था ना कि मैं बोल दूं डॉक्टर से कि मैम मेरा सिजेरियन कर दीजिए। मुझे एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था, मेरी हिम्मत छूट रही थी। फिर उस टाइम होता है ना कि मेरे हस्बैंड वगैरह सब तो क्वारंटीन हो रखे थे, तो मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि वो बेटा ये पेन, मेरी मम्मी जो थी ना, माँ होती है ना, वो एक मॉरल सपोर्ट होती है। उस टाइम पे मेरी माँ ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे मतलब मेरा जो सपोर्ट था ना, मुझे वो
फ़ोन पे ही, फ़ोन तो ले जाने दे रहे थे, फ़ोन पे ही उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने फ़ोन पे ही मुझे बोला बेटा दर्द नहीं, उन्होंने मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ये दर्द अभी और आगे बढ़ेगा। उन्होंने बोला बस थोड़ा सा दर्द और होगा। वो बोलते 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 उन्होंने मेरा पूरा टाइम कटवा दिया, और यही बोल बोल के बार बार, अब मुझे लग रहा था कि माँ बोल रही है कि दर्द अब ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो दर्द ख़त्म हो जाए। पर मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया कि मुझे ये नहीं फील कराना चाहती थी कि अभी दर्द और होगा। उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि बेटा दर्द अब ख़त्म हो जाएगा, अब थोड़ी देर में और दर्द ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा दर्द होगा और नहीं होगा। और वो सुन के एक होता है ना कि आपके दिमाग में होता है ना कि ऐसा लगता है कि बस आधा घंटा और, बस कुछ देर की बात और है, कुछ देर आप और पेन बर्दाश्त करो। लेकिन मेरे भी दिमाग में अब एक चीज़ बैठ चुकी थी कि ये दर्द अगर मैंने बर्दाश्त कर लिया तो हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान ने अगर हमें इतनी क्षमता दी है तो हम ये दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं और करते भी हैं। हमारे हाथ में जो नन्हा बच्चा आता है ना, उसको देख के हम अपनी सारे दर्द भूल जाते हैं जो हमारे साथ हुए रहते हैं। जो हाई लेवल के कॉन्ट्रैक्शन थे वो मुझे 5 बजे के बाद से आने, शाम के 5 बजे के बाद से आने स्टार्ट हुए हैं। और उसके बाद 2 घंटे के बाद से मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मेरा बेबी मेरे हाथ में आ गया। मतलब 2-2.5 घंटे के बाद मेरा बेबी हो गया, 7:30 बजे के बाद हो गया। और डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले पूछा कि क्या हुआ, तो उस टाइम पे ऐसा भी था कि जो डॉक्टर हैं वो आपको, मतलब डॉक्टर खुद पीपीई किट इतना पहन के बैठे हुए थे कि डॉक्टर को सांस लेने तक की वो नहीं थी। इनफैक्ट डॉक्टरों की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि डॉक्टरों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो इतनी गर्मी में। और मेरी जब डिलीवरी होने वाली थी वो बहुत गर्मी का टाइम था, जून की गर्मी में मेरी बेबी हुई है। तो जब मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी जो बेबी आने वाली थी वो जून की गर्मी में हुई थी। और जून की गर्मी में सोचिए कि वो कोरोना का टाइम चल रहा था और डॉक्टर इतनी भारी भारी पीपीई किट पहन के, और उन्होंने उस टाइम पे मतलब ऐसा हो रहा था कि कोई आपको टच नहीं कर सकता है, कोई आपको टच नहीं करना। आपका जो खाना हो या कुछ भी, कोई भी सामान हो, आपको गेट पे रख के जा रहा, मतलब डोर पे आपके जो गेट होती हैं उसके पास ही रख के जाया जा रहा था। और वहाँ से आपको खुद उठाना होता था और खुद ही उठा के रखना भी होता था। जो उसके बाद जब वो मेरा बेबी मेरे हाथ में आया तो मैं जो अपने पिछले जितने भी चीज़ें थी वो मैं सारी भूल गई। एक पल के मैं सारी भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। उस खुशी को मुझे, हालांकि पेन जब आप डिलीवर कर देते हो पेन आपका तब भी रहता है, लेकिन जब आपके हाथ में आ जाता है ना बेबी, तो उसके बाद जो आपका वो पेन होता है ना, आप वो भी भूल जाते हो। वो खुशी ऐसी होती है ना कि आप वो भी भूल जाते हो। तो 7:30 बजे मेरी डिलीवरी हो गई। उसके बाद मैंने मेरे फ़ोन में चार्ज तक ख़त्म हो गया था, मेरा 1% चार्ज बचा था। उसी 1% चार्ज पे मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि ऐसी ऐसी बात है, बेबी हुई है, बेबी गर्ल हुई है। फिर मेरे हस्बैंड ने सभी लोगों को फ़ोन करके बताया। हाँ, मैंने अपने घर में भी बताया, अपनी मम्मी को फ़ोन करके भी बताया। फाइनली मेरा बेबी मेरे हाथ में आ गया। और मुझे उसको देख के ना, मेरे साथ जो कोरोना के टाइम में जो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कितनी चीज़ें तो मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे मतलब ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी जो मिस हो गई हैं। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको बता सकूँ, ताकि एक हो सके कि आपको मोटिवेशन मिल सके कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने जगह हमें हिम्मत दी है तो हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। बहुत होता है, पेन होता है, लेकिन बर्दाश्त करने की भी शक्ति भगवान ने हमें लोग को दी है। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को आसानी से कर लेते हैं। बेबी जब हाथ में आ गया तो उसकी खुशी थी। उसके बाद था कि मेरे पास बेबी के कोई कपड़े नहीं थे। मेरी फैमिली मेम्बर तो सबको तो क्वारंटीन करके रखा हुआ था। मेरे पास ना बेबी के कपड़े थे, ना कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था कि कहाँ फंस गई मैं। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने फिर मुझे छोटे बेबीज़ के जितने कपड़े होते हैं वो सब मेरे को वहाँ पे हॉस्पिटल में भिजवाए। और फिर वहाँ से मैंने बेबी के कपड़े कलेक्ट किए। इनफैक्ट जब आप हो चुकी हो उसके बाद मुझे अकेले ही बेबी को पकड़ना था।
अपने सामान को भी लेके इधर से उधर शिफ्ट करना था। जब आपको लेबर रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं तो उसका सामान भी वगैरह मुझे शिफ्ट करना था, अपने बेबी को भी उठाना था। आपके जब जो वो होते स्टिचेस होते हैं वो आपको पेन देने लगते हैं, तो मेरे लिए और भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हो गई ना, तो मुझे लगा कि मैंने जंग जीत ली, मैंने डिलीवरी हो गई मेरे को, अब मेरा सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर मेरे लिए अभी भी चीज़ ठीक नहीं थी। मैं जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे जो एक दिन मेरे पास बेबी रहा, उन्होंने मुझे बोला कि अगर बेबी साथ में रहेगा तो हो सकता है बेबी को भी कोरोना हो जाए। कितनी डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम पे वो चीज़ कि आपने बेबी को अभी डिलीवर किया और आप अपने बेबी को अपने पास भी नहीं रख सकते। मेरे लिए और प्रॉब्लम थी कि मतलब मुझे बेबी डिलीवर करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप बेबी को अभी अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि बेबी को भी, छोटा बेबी है, हो सकता है उसे भी कोरोना हो जाए। जब पहले मेरी बेबी का टेस्ट किया गया कोरोना के, कहीं उसको तो कोरोना नहीं है। जब उसको देखा गया कि उसके अंदर अभी कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है कोरोना का, तो फिर मेरी बेबी को बोला गया कि डॉक्टर ने बोला कि आप इसको घर भेज दो, आप कुछ दिन आपको यहीं पे रहना पड़ेगा और आपको बेबी को भेजना पड़ेगा, हो सकता है बेबी को भी कोरोना हो जाए, इस वजह से आपको बेबी को अलग करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मेरा बेबी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब मैंने बेबी किया और उसके बाद मैं उसे गोद में भी नहीं ले सकती। बहुत ऐसा होता है ना कि अजीब से वो फीलिंग थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप घर पे भेज दीजिए इसको। मैंने मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बच्चे की सेफ्टी के लिए मुझे उसे अपने से दूर करना पड़ा और मुझे उसे भेजना पड़ा। मैंने उसे घर भेज दिया, और घर भी मैंने नहीं भेजा क्योंकि मेरे यहाँ पे घर पे तो कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, तो उन्होंने मेरी फैमिली, फिर मैंने बेबी को अपने मायके भिजवा दिया कि वहाँ पे बेबी सेफ़ रहेगा। उस टाइम पे फिर मेरी मम्मी जो थी, उन्होंने मेरे बेबी को लिया और उन्होंने 1-1.5 हफ़्ता मेरे बेबी को रखा। और जब मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, अभी मेरे कोरोना का टेस्ट अभी चल ही रहा था और मेरा कोरोना अभी तक पॉजिटिव था। फिर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद कोरोना का टेस्ट करके फिर से मुझे चेक किया कि मेरा कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है कि नहीं आया। फिर मुझे जब देखा कि मेरा 1.5 हफ्ते के बाद फिर से चेकअप करने के बाद उन्होंने मुझे कोरोना का टेस्ट मेरा चेक किया और उसमें मेरा नेगेटिव आया। फिर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से रिलीज़ किया। नहीं तो वो अभी मुझे, अगर मेरा कोरोना का टेस्ट अगर पॉजिटिव आया होता दोबारा, तो उन्होंने अभी मुझे हॉस्पिटल में ही रखना था। वो हॉस्पिटल से मुझे फिर अभी भी नहीं छोड़ते। तो उन्होंने मुझे 1.5 हफ्ते के बाद, बेबी डिलीवर हो जाने के 1.5 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से रिलीज़ किया। उसके बाद मैं वहाँ से घर आई और वहाँ हॉस्पिटल में मैंने बेबी को बुलाया, मेरी मम्मी ने वहाँ पे बेबी को भेजा। उसके बाद बेबी को लेके फिर उन्होंने मेरे घर वालों को भी 2-3 दिन के बाद घर पे भेज दिया। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से आई हॉस्पिटल से, फिर यहाँ पे मैं सीधा घर पे आई। और चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट बेबी हो कि तो वो आपके, जब आप आओ तो बहुत ही अच्छे से वेलकम हो। बट जो मेरी फ़र्स्ट बेबी थी उसका वेलकम अच्छे से हो ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे कोरोना के टाइम में जिसने सब चीज़ बर्बाद किया, मेरे भी बहुत सी चीज़ें जो थी वो सब ख़राब कर दी थी कोरोना ने। तो मैं भी उससे अछूती नहीं रही थी और मेरे को कोरोना में बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी थी। अपना बेबी तक, मुझे डिलीवरी हो जाने के बाद मुझे बेबी तक अलग करना पड़ा था अपने से। तो सोचिए कि कितना डिफ़िकल्ट होता है एक माँ के लिए कि आपको बेबी आप डिलीवरी कर दिया और उसके बाद आप उसे हाथ में, गोदी में भी नहीं ले सकते हैं, आपको अलग करना पड़ गया उस बेबी को। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो बस इतना ही था। आई होप कि आप सब लोग को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो। और मेरी मेरे जो प्रेगनेंसी है उसमें मुझे थायराइड था, बाकी कोई भी चीज़ नहीं थी। बाकी सब चीज़ मेरी जो डिलीवरी थी वो स्मूथ चल रही थी। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ गई।
आई होप आप सब लोग को मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो और जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सब लोग को बताया है उससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। जो भी न्यू मॉम्स जो अभी बेबी डिलीवर करने वाली हो या जिनकी डिलीवरी होने वाली, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि जब हम ये जंग जीत सकते हैं तो हम सारी जंगें जीत सकते हैं। तो ये एक तरह की जंग ही होती है और आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। जब आपको भगवान ने शक्ति दी है ना, तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ लेके चलना है, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचोगे कि हाँ मैं ये दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो आप बर्दाश्त कर लोगे। थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और, थोड़ी देर करते करते आपका वो टाइम भी बीत जाता है और आप बेबी डिलीवर कर देते हो। तो आई होप आप सब लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप सब लोग कि आपको सब लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। जैसे फ़िलहाल तो यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो फिलहाल इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।